प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर, क्लास 12 के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट। विद्यार्थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम थे तो हम चार्ज की उस प्रॉपर्टी का अध्ययन कर रहे थे जो तब पैदा होती थी जब हम चार्ज को रेस्ट लेते थे। ठीक है, जैसे हम सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते थे, किसी सोर्स चार्ज के नजदीक रखे टेस्ट चार्ज पर फोर्स की गणना कर किए थे, और किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी या किसी पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उस समय पर हमने अपने आवेश को कैसा रखा था? रेस्ट में रखा था। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की उस प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था जो उसके रेस्ट अवस्था से उत्पन्न हो रही थी। विद्यार्थी, ऐसा थोड़े है कि इस प्रकृति में जो चार्ज है वो हमेशा रेस्ट रहता है। चार्ज मोशन करते हैं, जैसे बादलों से गिरने वाली बिजली, या फिर अर्थ के कोर में लाखों टन जो पिघला हुआ गर्म आयन है वो, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, या फिर सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसके कारण जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स के पेयर पैदा होते हैं, या फिर आपके दिमाग में चलने वाले पोटेशियम और सोडियम आयन के चैनल्स, या फिर ये भी हो सकता है हाइड्रोजन एटम या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो करंट पैदा करता है वो। तो इस प्रकृति में ये प्रकृति तो काफी कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स प्रकृति में जो चार्ज होते हैं वो मोशन भी करते हैं, एक्सेलरेट भी करते हैं। मोशन यूनिफॉर्म मोशन भी करते हैं और वो एक्सेलरेशन भी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं तो हम चार्ज के उस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं जब वो मोशन करने लगती है, जब वो क्या हो, मोशन करने शुरू कर दे। और मोशन जब वो कोई भी चार्ज जब कोई भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज जब मोशन करते हैं तो वो जिस राशि को पैदा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक फील्ड भी पैदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को अभी हमको स्टडी नहीं करना है। तो अब हम तैयार हैं चार्ज की उस प्रॉपर्टी को अध्ययन करने के लिए जब वो गतिशील अवस्था में उत्पन्न करती है। ओके, तो चलिए आइए हम एक सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, सरफेस लेते हैं। ये सरफेस रियल सरफेस भी हो सकता है, जैसे किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर ये काल्पनिक सरफेस भी हो सकता है, जैसे स्पेस में एक काल्पनिक हमने एक सरफेस चुन लिया है। और इस सरफेस से चार्ज dq फ्लो कर रहे हैं। जो चार्ज है, चार्ज की स्ट्रीम है, और ये चार्ज के जो स्ट्रीम है वो फ्लो कर रहे हैं इस सरफेस से। इस सरफेस को हम डिनोट कर सकते हैं A से। विद्यार्थी, जब इस सरफेस से ये चार्ज फ्लो करते हैं और इस फ्लो को हम टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ये फ्लो कितना है, अधिक है, कम है, तो इस राशि को हम लोग जो कहते हैं वो करंट कहते हैं। तो हमारे पास एक राशि आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा, जो इस चैप्टर का नाम भी है। और ये हमें बताता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, या किसी कंडक्टर के सरफेस से, या स्पेस में किसी काल्पनिक एरिया से पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितना आवेश फ्लो कर रहा है, या इसको आप कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, चार्ज का जो रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इस सरफेस, इस काल्पनिक एरिया से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, dq। तो अगर हम यूनिट टाइम में, यूनिट सेकंड में इस सरफेस से गुजरने वाले चार्ज के मान को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक करंट बराबर जो हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं कि रेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर। ओके, आवेश प्रवाह की दर, जिसको आप यहां लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और इलेक्ट्रिक करंट को आप डिनोट किससे करते हैं, आई द्वारा। तो आप लिख सकते हैं आई बराबर डी क्यू बटा डी टी, जो आपको बता रहा है आवेश प्रवाह की कितनी दर है। और यहाँ चूंकि मैंने स्मॉल क्यू लिया है, आप इसको कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। तो ये आपको, ये जो राशि है आपको इलेक्ट्रिक करंट का मान बताती है। ओके, अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कम समय में ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ करंट ज़्यादा है। और यदि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से या किसी काल्पनिक एरिया से टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि वहाँ करंट नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है करंट की, ये जो करंट की जो मैथमेटिक्स है आपको वैसे ही लग रही है जैसे लग रहा है कि आप वेलोसिटी भी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी भी बराबर होता है dx बाई dt। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मास है या फिर आपके पास कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो कर रहे हैं, ये जो क्वांटिटी होती है ये बताती है कि ये पार्टिकल स्पेस में कैसे फ्लो कर रहे हैं, कैसे बह रहे हैं। और वैसे ही मैथमेटिक्स यहाँ पर है। तो यहाँ जो करंट है ये हमें ये बताता है कि स्पेस में चार्ज किस प्रकार फॉलो कर रहे हैं, क्या वो तेजी से फॉलो कर रहे हैं, क्या वो स्लो फॉलो कर रहे हैं या फिर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट की जो परिभाषा है वो है समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको डिनोट करते हैं हम आई द्वारा। ओके, जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम आई का मात्रक क्या होता है। आई का मात्रक मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है उसको हमको निकालना है। तो डी क्यू बाई डी टी है, तो आई इक्वल टू आपको हो गया डी क्यू बाई डी टी। क्यू का मात्रक कूलाम है और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। और तो इसका मतलब है करंट का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर, एम्पियर। ओके, और इसको डिनोट करते हैं ए से। तो इसका मात्रक जो होता है, करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर ए होता है। और हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। अगर आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितना टाइम, 1 सेकेंड में 1 कूलाम जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं। अगर किसी वायर से या किसी कंडक्टर से या किसी सरफेस से यूनिट टाइम में 1 कूलाम आवेश फ्लो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इस कंडक्टर से गुजरने वाला जो करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। बट 1 कूलाम प्रति सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पर सेकेंड। लेकिन सामान्यतः किसी कंडक्टर में प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, 1840 गुना हल्के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन। और जो किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में बैठे होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में वीकली बाउंड होते हैं और थोड़े से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो सरफेस पर क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलाम पर सेकेंड, या 1 एम्पियर का मतलब होता है यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब है कंडक्टर से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकंड कितने हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा आप डायमेंशन इसका देख सकते हैं, डायमेंशन कितना हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन को करंट के डायमेंशन को आप डिनोट करते हैं आई द्वारा ही। कैसे डिनोट करते हैं, आई द्वारा ही डिनोट किया जाता है, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं ए द्वारा, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर आपको करंट को डिफाइन किया है। करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम पर सेकेंड, अर्थात किसी वायर से यदि या किसी कंडक्टर से या किसी सरफेस से 1 सेकेंड में अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ओके, चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम ये देखते हैं कि
इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर है। ओके, और इसको हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर या स्केलर। व्हाट, हम इसको चेक करना है हमको कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर होता है या स्केलर होता है। तो चलिए हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इसके पास डायरेक्शन होता है कि नहीं, करंट का क्या डायरेक्शन होता है, और यदि वो डायरेक्शन होता है तो क्या वह वेक्टर के एडिशन रूल का पालन करता है। आइए विद्यार्थी, हमने यहाँ एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो मैंने भी लिया है ताकि इस बैटरी के पोटेंशियल के कारण इस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्युमुलेट हो सके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो सके। तो क्या होगा, आप जानते हैं थ्योरेटिकली कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए प्लेट जो होगा वो हायर पोटेंशियल पर आ जाएगा, और निगेटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा जो प्लेट होगा वो लोअर पोटेंशियल पर आ जाएगा, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, अब ये कंडक्टर का डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर मोशन कर सकते हैं अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स होगा Q इंटू ई। चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है स्मॉल ई होता है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और इसके कारण इसका एक्सेलरेशन होगा ए बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर गौर करते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए एक्सेलरेशन की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ देखिए ये मोशन करना शुरू कर दिए हैं। ओके, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार मैंने दिखाया है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इस दिशा में है। तो करंट की दिशा क्या होती है विद्यार्थी, करंट की जो दिशा होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में माना जाता है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जब हम करंट लेते हैं तो जाहिर तौर पर है कि करंट की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत होती है। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होती है, की दिशा में होती है, और ये जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन के विपरीत होती है। तो इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के क्या होती है, विपरीत होती है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है उसको आपने इलेक्ट्रॉन के मोशन की दिशा में क्यों नहीं लिया। आखिर फ्लो रियल में अगर आप किसी कंडक्टर को ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें करंट प्रोवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी है जो फ्लो कर रही है, और ये जो क्वांटिटी है वो चार्ज है। तो चार्ज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चार्ज जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा है। तो फिर आपने करंट की जो दिशा है उसको करंट की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दिशा में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है और चार्ज के फ्लो के कारण ही करंट सेटअप हो रहा है। तो इसकी दिशा, चूंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये कंडक्टर इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की दिशा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की दिशा में होनी चाहिए। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इसको ले लिया है। ऐसा आपने क्यों किया है, अब यहाँ पर हम गौर कर रहे हैं ऐसा मैंने क्यों किया है। चलिए एक हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये डेमोस्ट्रेशन है, हमारे पास एक स्विच है। क्या है, एक स्विच है हमारे पास, और ये स्विच जो है वो कनेक्ट है एक बल्ब से। ठीक है,
ये स्विच यहाँ पर है और ये जो बल्ब है ये हो सकता है कि इसको हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर रखा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं इंस्टेंटेनियसली लगता है कि बॉल जल गया, उसी समय जल जाता है। जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं बॉल तुरंत बुझ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके नज़दीक का जो पावर हाउस है वो हो सकता है 10 या 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपसे हो। पावर हाउस पर जैसे ही बिजली को ऑन किया जाता है तुरंत आपके घर में वो बिजली आ जाती है पलक झपकते, और वहाँ से यदि बिजली को कट किया जाता है तो तुरंत ये बिजली क्या होती है? कट कर जाती है। लेकिन आप सोचिए कि जैसे अगर करंट जो है फ्लो कर रहा है इस वायर में, और ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये स्विच है और ये बॉल है, और सडनली आपने स्विच को ऑन किया और करंट फ्लो होकर यहाँ आ गए, 10 किलोमीटर की यात्रा कर लिए, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते तो इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से चलना होगा? इलेक्ट्रॉन को इतनी तेज से चलना होगा कि वो 1 सेकंड के हजारवें भाग, लाखवें भाग, क्योंकि इससे भी कम समय लगता है, हजारवें और लाखवें भाग से भी कम समय लगता है, 1 सेकंड के हजारवें भाग से भी कम समय में इसको 10 किलोमीटर की यात्रा कर लेनी होती है। क्या किसी वायर में इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से चलता है? ये चल ही नहीं सकता इतने तेजी से। क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि जो कंडक्टर हमें स्मूथ दिख रहा है, लग रहा है कि एकदम ये चिकना एक कंडक्टर है, अगर आप उसके क्वांटम लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें इसके 1 सेंटीमीटर में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ह्यूज अमाउंट होगी, 10 टू पावर 10 से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 10 टू पावर 10 तो सामान्य संख्या हो गई। तो इसमें इसके 1 सेंटीमीटर में इस कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो अरबों में होती है। और साथ ही ये पूरा जो कंडक्टर है वो एक क्रिस्टल की तरह है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब चलता है और उसको इस सरफेस तक पहुँचना है तो उसको इतने टक्कर करने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। और इस रैंडम मोशन के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होते हैं तो वो सडनली क्या होते हैं? जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं, या फिर वो क्रिस्टल से टकरा जाते हैं। इससे कंडक्टर के जो क्रिस्टल्स हैं उससे टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद क्या होते हैं? इनका रैंडम मोशन होना शुरू हो जाता है। और फाइनली क्या होता है कि इनका जो नेट वेलोसिटी होती है, जब इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट होता है पर सेकेंड, वो आपको सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही करंट है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही करंट है, तब तो आप यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो आपके घर तक विद्युत आने में आपको सालों लग जाएंगे, जबकि वो सडनली आ जाता है। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है कंडक्टर में वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। मतलब करंट की जो स्पीड होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके कारण क्या होता है? ये फील्ड इस बल्ब के फिलामेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक्सेलरेट कराती है, और इसके कारण क्या होता है? रेडिएशन पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो करंट का फ्लो है वो रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप किसी कंडक्टर में, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपने किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, मान लेते हैं आप यहाँ पर इस सर्किट के स्विच को ऑफ कर दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का ये मतलब नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहे हैं। थर्मल टेम्परेचर, ये इस पर एक टेम्परेचर है, चूँकि इसको हमने अगर रूम में रखा है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, और इस 300 केल्विन टेम्परेचर पर इसके पास क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन के पास एक थर्मल मोशन होता है, और वो क्या करते हैं? रैंडमली जिगजैग रूप से ये थर्मल मोशन करते रहते हैं। हाँ, अलग बात है कि इस थर्मल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, लेकिन ये मोशन करते रहते हैं। और तो क्या इसके कारण करंट पैदा होता है? नहीं होता है। करंट तभी पैदा हो सकता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप करने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक शिफ्ट होता है, और इसके कारण एक नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट फ्लो पैदा हो जाता है। तो इन तमाम कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मानी जाती है, और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के विपरीत दिशा में होते हैं। तो इसका मतलब करंट की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के विपरीत दिशा में होती है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर?
तो यहाँ पर आप दो पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के विपरीत होती है। अब मान लेते हैं अगर आप कोई ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें चार्ज कैरियर जो है, चार्ज है वो प्रोटॉन के तौर पर है या पॉजिटिव आयन के तौर पर है, तो वहाँ पर करंट की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव आयन की दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही एक्सेलरेट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी दिशा तो हो गई थी, इसका मतलब है ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दिशा है, लेकिन किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहने के लिए यही काफी नहीं होता है कि उसके पास दिशा है, बल्कि ये भी हमको चेक करना है कि वो वेक्टर के एडिशन रूल का पालन करता है या नहीं करता। आइए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके, अब अपने घर में, हमारे घर में वायर होगा और हम इसमें से तीन अलग अलग वायर को लेते हैं और उनको जोड़ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वायर है, इसको हमने फर्स्ट वायर दी लिखा है। ये हमारा जो है वो सेकंड वायर है, और ये जो हमारा है ये हमारा जो है वो थर्ड वायर है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर जंक्शन, इसके ये तीनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ जंक्शन है। ठीक है, और इन जंक्शन पर करंट जो है वो आप आपस में आकर मिल सकते हैं। फर्स्ट वायर में हमने वो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की। कितने की? 3 एम्पियर। तो फर्स्ट वायर में जो करंट है उसको मैंने कितना लिया? 3 एम्पियर लिया है, और वो जंक्शन की ओर जा रही है। सेकेंड वायर में करंट जो है उसको मैंने I2 लिया है, और वो 4 एम्पियर हमने मान लिया, और वो भी किधर जा रही है? जंक्शन की ओर जा रही है। तो ये दो करंट जंक्शन पर मिल रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि एक यहाँ जंक्शन से जो तीसरा वायर निकल रहा है उसमें ये दोनों करंट जो होंगे आपस में मिल जा रही है, और यहाँ पर थर्ड वायर में जो करंट उत्पन्न हो रहा है या थर्ड वायर से जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो कितना है? I3। अब ये I3 का मान कितना होगा? ठीक है, अगर करंट वेक्टर है, करंट क्या है? वेक्टर है, तो आप देखिए लग रहा है कि जैसे दो वेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं, I1 वेक्टर और I2 वेक्टर, और ये थर्ड वेक्टर को पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि करंट वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं I3 वेक्टर इक्वल टू I1 वेक्टर और प्लस में I2 वेक्टर। ओके, अब देखिए दो वेक्टर जो हैं I1 और I2 एक दूसरे कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा I3, आप जानते हैं कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं A एवं B, तो उनका रिजल्टेंट R जो होता है वो कितना होता है? √A² प्लस B²। ओके, तो इस वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले पर यदि हम इसको रख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि I3 इस थर्ड वायर में करंट बराबर होगा I1² और प्लस में I2²। कितना हो जाएगा? I1 है 3² I2 है 4² √9 + 16 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 एम्पियर। मान कितना आना चाहिए थ्योरेटिकली? 5 एम्पियर अगर करंट वेक्टर है, लेकिन ये कितना आता है? I3 बराबर, अगर आप यहाँ पर एक वोल्ट एम्पियर मीटर आपने लगाया है, एक एम्पियर मीटर आपने यहाँ लगाया है और एक एम्पियर मीटर आपने थर्ड वायर में लगाया ताकि आप करंट को मेजर कर सके, तो थर्ड वायर में जो करंट प्रवाहित होगा इसको एम्पियर मीटर जब मेजर करेगा तो वो कितना बताएगा? वो बताएगा 4 और प्लस 3 इक्वल टू 7 एम्पियर, न कि 5 एम्पियर। 5 एम्पियर नहीं बताएगा, कितना बताएगा? 7 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट जो है वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर वेक्टर होते तो वो क्या होते? वेक्टर के एडिशन रूल का पालन करते। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है करंट वो ऐसे जुड़ रहे हैं जैसे अलजेब्रिक तौर पर ये जुड़ रहे हैं, अलजेब्रिकली सम हो रहे हैं, और अलजेब्रिकली यदि सम होते हैं, बीजगणितीय तौर पर ये जुड़ते हैं, तो वो क्वांटिटी जो होती है वो क्या कही जाती है? स्केलर क्वांटिटी कही जाती है, क्योंकि स्केलर ही अलजेब्रिक जुड़ते हैं। वेक्टर के तो जुड़ने के अलग नियम है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ है आपको, उसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट्स लॉ है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से भी आप उसको जो है यूनिट वेक्टर लॉ भी है, आप उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि करंट ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन तो होता है बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये कंपोनेंट में भी टूट जाती, ये कंपोनेंट में नहीं टूट सकती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लेते हैं ये जंक्शन है और इस जंक्शन से 3 वायर निकल रहे हैं। ठीक है, ओके, ये है वायर 1, ये है वायर 2 और ये है वायर 3। तो अगर वायर 1 में जो वायर 1 है वो वायर 3 से इस हॉरिजॉन्टल वायर से थीटा कोण पर है और इसमें अगर 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है
तो जब ये करंट जंक्शन पहुंचेगा तो इस प्रकार ये डिवाइड नहीं होगा कि यहाँ हो जाएगा थर्ड वायर में 5 cos थीटा और सेकंड वायर में 5 sin थीटा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सम का पालन करता है, जैसे लगता है कि ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास डायरेक्शन तो होता है बट वो वेक्टर नहीं है। वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कोई दिक्कत? आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर में मोस्ट ऑफ द करंट, हमको देखना है कि किसी भी कंडक्टर में मोस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण क्यों पैदा होते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है या कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस के तौर पर न्यूक्लियस के रूप में बैठे होते हैं। ओके, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता है कि मोस्ट ऑफ द करंट जो हो वो प्रोटॉन के कारण हो, इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्यों होता है? आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव आयन का निर्माण करेंगे। और हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा उसका फ्लो ज़्यादा होगा और फ्लो ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि उसके कारण करंट जो होगा वो ज़्यादा जनरेट करेगा। और अलजेब्रिक सम यदि हम करेंगे तो नेगेटिव जो करंट है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा है तो वो प्रोटॉन के कारण या पॉजिटिव आयन के कारण करंट को कैंसिल कर देगा और नेट जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। लेकिन ये हमको चेक करना है इसको, तो हम ये चेक करते हैं और हम एक छोटा सा टॉपिक लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आप इसको समझ सके कि मोस्ट ऑफ द करंट, why most of the current are due to electron। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही अधिकांशतः कंडक्टर में करंट क्यों होते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, ई मैंने ले लिया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। ओके, प्रोटॉन पर जो होता है प्लस ई चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, माइनस ई चार्ज होगा। ऐसे ये लिखने का तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसे पॉजिट्रॉन आप समझ लीजिएगा, इसको हमने पी लिख दिया है, प्लस पी लिख लिया है, इस पर चार्ज जो होता है ई होता है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, अब यहाँ पर गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्रोटॉन पर एक्सेलरेशन होगा और नेगेटिव फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा। तो यदि आप एक्सेलरेशन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, चूंकि फोर्स एफ ई बराबर होता है चार्ज ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, फोर्स बराबर होगा मास गुने एक्सेलरेशन बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई, तो एक्सेलरेशन ई बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बटा एम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन के लिए, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम लिखेंगे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन होगा स्मॉल ई, चूंकि चार्ज प्रोटॉन का ई होता है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा है, और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन के लिए। दोनों को आप कंपैरिजन करना है आपको, तो दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आइए डिवाइड कर देते हैं, ए ई बटा ए पी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, कैंसल आउट कैंसल आउट, ए ई बाई ए पी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ये जो रेशियो होता है 1840 होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बराबर 1840, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन
प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से कितना गुना अधिक होगा? 1840 गुना अधिक होगा। मतलब 2000 गुना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन। तो आप बताइए किसी कंडक्टर में करंट किसके कारण सेटअप होगा? कौन सा आवेश ज़्यादा फ्लो करेगा? और वो आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो तो 2000 गुना उसका एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि वो भारी है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द करंट इन एनी कंडक्टर आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, और जो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो यूनिवर्स है, जो हमारे पास आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो यूनिवर्स हमारा है, उसमें करंट जो है वो कहाँ कहाँ करंट वो होते हैं, और उन करंट का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, और उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम रिलेशन देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक रिलेशन देखेंगे, करंट क्यों पैदा होते हैं, और ओम के नियम को हम समझेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़िए।